हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमने अभी यहाँ पे जो भारत का भूगोल ख़त्म किया है, जिसके PYQ क्वेश्चंस आपके PYQ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये आपका UPSC और स्टेट PCS का PYQs है। मतलब आपके जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के PYQ क्वेश्चंस हैं। और ये UPSC के भी PYQ क्वेश्चन। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट का PCS का, तो PYQ क्वेश्चंस लगाना बहुत कंपलसरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा 21-22 पार्ट बनाए थे, जिसमें हमने भारत का भूगोल ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। एनवायरनमेंट भी क्वेश्चन थे उसमें, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी एक ही सेक्शन में आ जाता है। अब आज के जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से विश्व का भूगोल रहेगा, और इसमें भी लगभग 20-22 टॉपिक रहेंगे। मतलब आपकी 20-22 क्लास में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो भी प्रिपरेशन करें। हाँ, अब ये SSC UPP वाले ये तो नॉर्मल से देख सकते हैं इनका, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें वो चीज़ें। जैसे आज हम टॉपिक देखेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल से कैसे UPSC ने और स्टेट PCS, UP PCS है, RO इन सब ने कैसे क्वेश्चंस बनाए थे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह की वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये देखो UP PCS 2022 का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ जैसे इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए थे वो एनालिसिस करना आपको। तो शनि ग्रह में वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक वाली ध्यान देना, तो मीथेन पाई जाती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाती है। देखो, पाने को तो यहाँ हाइड्रोजन भी है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सब मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का जो वायुमंडल है अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित। किससे? हाइड्रोजन गैस से। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और इसके बाद आपका मीथेन और अमोनिया की अल्प मात्रा पाई जाती है। तो इसमें हमने देखा ऑप्शन में ना तो में हाइड्रोजन था ना हीलियम था, तो इसकी वजह से हमने मीथेन तीसरे वाले नंबर्स पे मीथेन को प्रायोरिटी दी है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कोई गैस से नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। जीवन के अस्तित्व के लिए मतलब हम जीव जहाँ जीना संभव है, रहना संभव है, तो मंगल ग्रह हो जाएगा। खोज चली रही है मंगल ग्रह में ना, तो दिए गए विकल्पों में मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ध्यान देना है, इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। मंगल ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स है। क्या कौन सा है? पूछ दिया जाता है कि इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपस मॉन्स भी जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गला खराब कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ए वाला सत्य है। क्षोभ मंडल का पूछा, ध्यान देना में। इसकी जो औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। जब आप तीनों ये चार जो भी सारी चीज़ें सबको बनाएंगे, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बृहद मंडल है, मध्य मंडल, सबको सीक्वेंस से बनाएंगे, तो क्षोभ मंडल आपकी जो ऊंचाई है, इसकी औसतन जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन है। वायुमंडल की देखो, वायुमंडल के बाद ये सबसे निचली और सघन परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर ही है, और विषुवत पर ये सर्वाधिक 18 किलोमीटर है। अब ये फिगर आपने पढ़ा होगा, हम तो क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ फिगर बना के आप दिखाएंगे ध्रुव कहाँ पे है और समतल विषुवत पे कहाँ पे 18 किलोमीटर है पाया जाता है। इस मंडल की जो पृथ्वी 165 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे हम इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। कितना तापमान घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जिसे सामान्य ताप ह्रास मतलब NTLR कहा है। तो वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी जो गतिविधियाँ हैं क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड बताना है आपका कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। कौन सा है? सूर्य हो जाएगा। सौरमंडल में तो सूर्य होगा प्रधान आकाशीय पिंड, है ना।
चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार पीसीएस का 2021 का क्वेश्चन था कि लिखा है इसमें कि सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्रधान पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का बड़ा भाग निहित है। यह ऊर्जा के एक शक्तिशाली भंडार के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का पिंड है। सूर्य से निकलती ऊर्जा को का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। मतलब देख रहे हैं इतनी सूर्य की लाइट आती है जो सनलाइट है, तो वो एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर आता है और इतने में भी टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये बताना है आपको किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, वो हो जाएगा शनि। किसका? शनि का। शनि ग्रह का औसत घनत्व है जो आपका 0.69 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। ओके, तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो व्यास है 16500 किलोमीटर है। 116,500 किलोमीटर है। 1,16,500 किलोमीटर ऐसे बोल देंगे। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन है, हीलियम, मीथेन है, अमोनिया पाए जाते हैं। अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। शनि सूर्य की एक परिक्रमा है जो 29.4 वर्षों में पूरा करता है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 146 उपग्रह हैं, सर्वाधिक हैं। श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर के बारे में आपको बताना है। क्या होता है? एक सिमट गया तारा होता है, श्याम विवर हम उसे कहते हैं। जो तारा फैला हुआ था वो सिमट गया। मतलब यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है ये कि ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं। ब्लैक होल क्या होते हैं? उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। तारों के अंत होने की अवस्था में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट, अब जिस तारे का अंत हो जाएगा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल का निर्माण होता है। इस तरह ब्लैक होल एक सिमटा हुआ तारा कहा जा सकता है। एस चंद्रशेखर जो भारतीय थे, इन्होंने इसकी खोज थी। एस चंद्रशेखर ने 1930 में बताया कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन और 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे का ब्लैक होल में बदल जाते हैं। देखो 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अगर कम रहेंगे तो क्या रहेगा? आपका श्वेत वामन तारे हो जाएंगे, और इससे अधिक रहेंगे 1.44 से सौरिक द्रव्यमान, तो वो आपके न्यूट्रॉन या तारे बोल सकते हैं, ब्लैक होल में ये बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है 7 में? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो अभी हमने बताया आपको, एस चंद्रशेखर ने, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N मतलब 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या आएगा? तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि क्या होता है, 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि 16.7 N हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान का 1/6 आता है। जिस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका भार है जो 16.7 न्यूटन होता है। ओके, ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा? बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये देखो सारे एग्जाम में आता है, यूपीपी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबके लिए। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र ही सबसे ज़्यादा चमकता है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह इसी को कहते हैं। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। कैसा है? एक स्थलीय ग्रह है। ये स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? ये ब्रह्मांड की व्याख्या करता है कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री थे, पादरी थे जॉर्ज लेमेत्रियर। इन्होंने 1894 से लेके 1866 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। वायुमंडल में अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो अभी हमने एक बार पीछे भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड कैसे व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन डी है। मतलब कैसे? क्योंकि पहले पे हमारा क्षोभ मंडल आ जाता है, दूसरे नंबर पे समताप मंडल आ जाएगा, तीसरे नंबर पे मतलब बीच में मध्यमंडल,
तापीय मंडल है जो सबसे ऊपर रहता है, नंबरिंग कर रहे हो गई, पहला हो गया ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे मध्यमंडल, चौथे पे आपका तापीय मंडल। ओके, ये 4 होते हैं। तो देख लेते हैं वायुमंडल में अधोलिखित मंडलों को उनकी पृथ्वी के धरातल से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में देखा। तो 0 से लेकर 12 किलोमीटर की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल आपका आ जाता है। फिर समताप मंडल 12 से 50, मध्यमंडल 50 से 80, तापीय मंडल 80 से 640 से, और ब्रह्म मंडल है वो 640 से ऊपर का रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो थे कोपरनिकस ने बताया था कि सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी घूमती है ना कि सूर्य घूमता है। तो निकोलस कोपरनिकस ने 1515 में इन्होंने प्रतिस्थापित किया कि पृथ्वी शुक्र या शनि जैसा एक ग्रह है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्होंने ही बताया था। वर्ष 1543 में इनकी जब मृत्यु हो गई, वर्ष 1543 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत इन्होंने का विस्तार किया। इनके सिद्धांत को स्वीकृति मिलने में 1 शताब्दी से अधिक का समय मिल गया, मतलब जब ये ख़त्म ही होगा उसके बाद 1 शताब्दी लग गई, जब इनके बाद इनको ये सिद्धांत को माना गया, जब और साइंटिस्टों ने इस पर सर्च की। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता है, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है ना। MPPCS 2015 का क्वेश्चन है ये। तो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी घाट पर, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी घाट के समांतर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है इसमें, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई लगभग 1200 मील से एवं 10 मील से 90 मील तक चौड़ी है। देखो ध्यान देना, कहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी, प्रशांत महासागर में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे है। तो प्रशांत महासागर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया तक भी फैला हुआ है, आप देखेंगे इसको, है ना। कहाँ से, दक्षिणी तीन सागर होते हुए इस टाइप से यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तरी पार्ट में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। लंबाई 1200 मील और चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक हो सकती है, अनुमान लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, देखो अभी हमने चमक वाला देखा, शुक्र सबसे ठंडा नेपच्यून हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण, नेपच्यून सौरमंडल के सबसे ठंडा ग्रह। वरुण तो है नहीं, तो नेपच्यून है। इसके चारों ओर मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम या अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। अब दूर है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, देखो सूर्य का आकार बड़ा है, ध्यान देना कितना बड़ा है ये में ध्यान देना, तो वो 109 गुना, मतलब पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना। तो सूर्य का आकार इतना बड़ा है, 110 भी बोल सकते हैं। सूर्य का जो व्यास है 1.4 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास केवल आपका 12,756 किलोमीटर है। इक्वेटर लाइन आप देखेंगे 12,756 मिलेगी, ये व्यास हो गया। और सूर्य का वही देखेंगे 1.4 मिलियन किलोमीटर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में जो तारे हैं, एक समूह है, तो वो क्या बन जाएगा, नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र तारे, एक लाइन से तारे बन गए, ऐसे ऐसे बना दीजिए, ओके। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम नक्षत्र कहा जाता है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। वर्तमान में 88 तारामंडलों की खोज की गई है। निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है। एंड्रोमेडा की बात करें तो एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका ओरियन स्वार्ड है। क्या है, ओरियन स्वार्ड है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो ये इसको प्लेटो को बाहर कर दिया गया था, है ना, कब कर 2006 में। तो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनियन है इसके द्वारा प्राग में 2006 में हुई, प्राग में 2006 में हुई थी ये बैठक में सौरमंडल के 9वें ग्रह मतलब एम प्लूटो को सौरमंडल से निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि यदि कोई पिंड उस सौरमंडल के किसी दूसरे ग्रह की कक्षा का ओवरलैप करती है तो उसे उस ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। एम भी अपने पड़ोसी वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था, अतः इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल कर
बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? आसान सा क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण आप चंद्र ग्रहण देखते होंगे घर पे, लेकिन पता नहीं होगा क्या होता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, देखो ये सूर्य और पृथ्वी मतलब ये सन है और ये अर्थ है, ई बना दे, इस इधर इसमें एम आ गया, बीच में मून, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब बीच में चंद्रमा आ गया, अब बीच में सूर्य आ जाएगा या पृथ्वी, हाँ तो सॉरी पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण, वो चंद्रमा ग्रहण हो जाएगा। अभी बताते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाली किरणों के बीच में पड़ता है और इसकी किरणें को पृथ्वी पर पहुंचने से अवरुद्ध कर देता है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर कुछ भागों में बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का, देखते क्या लगे। सौर मंडल के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना। तो कौन सा सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया, मतलब तीसरा और चौथा सही है। कह रहा है कि नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा है। नेपच्यून अभी हमने देखा मीथेन से तो घिरा है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा है, सही है। फोबस एवं डाइमस मंगल के दो उपग्रह हैं। फोबस और डाइमस दोनों सही है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन सी इज राइट है। चौथा और तीसरा आपका सही था, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या? गैनीमीड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। नेपच्यून वरुण मीथेन गैस के वलयों से घिरा है। क्या है? नेपच्यून जो वरुण है मीथेन गैस के वलयों से घिरा है। फोबस एवं डाइमस डेमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। क्या है? फोबस एवं डाइमस है, डेमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। कैसे? मंगल के दो उपग्रह। 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, 2005 में खोजे गए नए बौने जो डफार्प ग्रह का नाम क्या था? तो अभी आप लोगों ने देखा, क्या एरिस बोलते हैं उसके, है ना। 2019 में हरियाणा पीसी से पूछा गया है कि 2005 में खोजे गए बौने डफार्प ग्रह का नाम एरिस। अब तक ये आधिकारिक रूप से हमारी सौर प्रणाली में 5 बौने ग्रह थे। एरिस था, मैक था, इसके बाद ह्यूमा था, सेरेस था और प्लूटो थे। 5 थे, एरिस, मैक, ह्यूमा, सेरेस, प्लूटो। ओके, 5 उपग्रह थे बौने ग्रह के संग। पृथ्वी अपने कक्ष पर क्या करती है बताइए? घूर्णन करती है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन होती है, परिक्रमण, जिसको रोटेशन कहते हैं और रेवोल्यूशन कहते हैं। तो परिक्रमण का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी, ये सूर्य है, एस है, और यहाँ पे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये परिक्रमण हो गया। और पृथ्वी यहीं पे अपने ही एक्सेस पे देखो घूम तो यहाँ भी रही, ऐसे घूमते घूमते जाती है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो ये जो अपने अक्ष पे ये घूम रही है, इसी को हम घूर्णन कहते हैं। परिक्रमा करना होता है। तो परिक्रमा का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से है। पृथ्वी की दैनिक गति घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। परिक्रमण है जो गति या वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें मैच करना है। UPSC IAS 2023 का क्वेश्चन है। तो पता था कैसे क्वेश्चन थे, कितने विकल्प सही है क्या नहीं। चलिए आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या था। ऑप्शन डी इज राइट था। डी में क्या था वो देखो, पता भी नहीं चले, कोई भी सही नहीं है वो कह रहा है। चलिए फिर तो देख लेते हैं। सैफिड्स एक विशेष प्रकार का तारा होता है जिसकी चमक बहुत अधिक होती है। यह धूल और गैसों का विशाल बादल ना होकर एक तारा है। क्या है? धूल और गैसों का विशाल बादल ना होकर एक तारा है। सैफिड्स की बात कर रहे हैं। निहारिकाएँ अंतरिक्ष में निहित धूल एवं गैसों के विशाल बादल हैं। कुछ निहारिकाएँ तारों में विस्फोट से निकलती गैस एवं धूल कण से निर्मित होती हैं, जैसे आपका सुपरनोवा हो गया। सुपरनोवा ऐसी ही एक निहारिका है ना। दूसरे की बात करेंगे, न्यूट्रॉन तारों का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर निकलता है। किसका? न्यूट्रॉन तारों का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर निकलता है और ढह जाता है, ना कि तब जब एक विशाल तारा ईंधन खत्म होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या होता है बताइए। तो ये उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। जून की जो 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे
नहीं डूबता है। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 21 जून को दोपहर में जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर होता है, इसे हम उत्तरायण या कर्क संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन और ग्रीष्म ऋतु होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत समय का सर्वाधिक छोटे दिन और इस दिन सूर्य उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तो वास्तव में क्षितिज उस आभासी रेखा को कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ता हुआ नज़र आता है। आकाश और धरती को, ये आकाश आया, हाँ धरती जोड़ता हुआ दूर से नज़र आता है, इसी को हम लोग क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। बड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। और यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। अभी मत बोलना भूत आ जाएगा। उसे अपने एक गाँव जाना था जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में रहता है, तो ये आपका उत्तर में होता है। तो फिर अपने डायरेक्शन लगा लेना है कि ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले जाएंगे, क्योंकि पूर्व में तो था वो। ठीक है, ये आकाश में जब सप्तऋषि किसी निश्चित स्थित बिंदु के परितः घूर्णन करता हुआ दिखाई देता है, और यह बिंदु एक तारा है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, इसी को सप्तऋषि कहते हैं। तो ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में होता है, जिसके सापेक्ष अन्य दिशाओं की पहचान संभव होती है। तो ध्रुव ताराओं को पीछे रखते हुए आगे बढ़ना हमें दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है, क्योंकि ऊपर ध्रुव तारा है तो उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और बाएं रखकर आगे बढ़ना पूर्व दिशा की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। तो ये 2 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही, पहला और तीसरा वो कह रहा सही है, देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को, तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएँ मतलब प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतल गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें हम चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ऑप्शन तीसरा और से थे। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, ये 2011 का आईएएस का क्वेश्चन है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाश के पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, और सौरमंडल के छोर पर बहुत सी छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। देखो ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी दिखाई देती है। क्यों? तो ऑप्शन ए ही सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ओके, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक होने के कारण, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक होता है, पता ही है आपको। तो जल अधिक होने के कारण 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में पवन बिना किसी रुकावट में चलते हैं, जिसको हम प्रचंड वेग कहते हैं। प्रचंड 40 बोलते हैं, ठीक है, प्रचंड 50 बोलते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता होने के कारण, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग है, स्थल रुद्ध हैं, पहाड़े हैं, तो इस वजह से यहाँ तेजी उत्तरी गोलार्ध में नहीं चलेंगी, दक्षिण में चलेंगी। ये पवनें अनियमित रूप से चलती हैं। जो कोरियोलिस बल है आपका का प्रभाव उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से होता है, ये ध्यान देना। तो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण में दोनों में समान रूप से। क्वेश्चन नंबर 27 है। हमारे सौरमंडल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि 1, 2, 4 आपका सही है, तो देख लेते हैं पहला, दूसरा, चौथा। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे, या हम ईयर कहते हैं, उसको शेयर कहते हैं। तो बिग बियर तारामंडल का दूसरा नाम उसरा मेजर तारामंडल भी है, तथा सप्तऋषि तारामंडल उसका एक भाग बनाता है।
शुद्ध ग्रह बेल्ट मतलब बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य स्थित तथा सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह साइरस है। ओके तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें, खुद लाइक करें, इसको देखें। आपको कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ। मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमारा सेकंड वर्ल्ड भूगोल का, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। तो चैनल को लाइक कर लें दोस्तों, शेयर कर दें।